सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद। क्रिश डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत। आप पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में तटीय प्रदेश पढ़ रहे थे। तो तटीय प्रदेश में प्रमुख बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह है कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा बंदरगाह है। के बाद में विशेषताएं विशेषताएं चल रही थी, क्या हो गई? लास्ट विशेषता बोलो। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु पर तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये थी क्लास लाइन। ठीक है, कुछ विशेषताएं और बची हुई है, उनको नोट कर लो। एनोर बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके एनोर एनोर बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके एनोर बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कामराज पोर्ट फिर लिखना विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है जो डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे स्थित है। जो डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे स्थित है। पारादीप बंदरगाह को पारादीप बंदरगाह को लौह बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लौह बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह को लौह बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लौह बंदरगाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस बंदरगाह पर जापान के साथ इस बंदरगाह पर जापान के साथ सर्वाधिक लोहे का व्यापार होता है। सर्वाधिक लोहे का व्यापार होता है। जापान के साथ सर्वाधिक लोहे का व्यापार होता है। कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह पर कोलकाता बंदरगाह पर यातायात का दबाव होने के कारण यातायात का दबाव होने के कारण कोलकाता बंदरगाह पर यातायात का दबाव होने के कारण हल्दिया बंदरगाह खोला गया। हल्दिया बंदरगाह खोला गया। हल्दिया बंदरगाह खोला गया। यह बंदरगाहों की विशेषता थी। आपको पूछता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। बताइए सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई। सबसे व्यवस्थित बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। भारत के दक्षिणी बिंदु पर स्थित कौन सा बंदरगाह है। बोलो। नावा सेवा बंदरगाह का वर्तमान में नाम। अरे बोलो, पढ़ते नहीं हो ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांडला बंदरगाह को वर्तमान में नाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। एनोर बंदरगाह का वर्तमान में नाम कामराज। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान में नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि मांडवी नदी पर जुआरी नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। मारमा गोवा। अरे नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। मारमा गोवा। भाई बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। एक दिन बीच में गैप आते ही आप तो ऐसे करने लग गए है ना। नई लाइन में लिखना। भारत में सर्वप्रथम मालाबार तट से मानसून प्रवेश करता है। मालाबार तट से मानसून प्रवेश करता है। मानसून प्रवेश करता है 1 जून से 5 जून के मध्य। 1 जून से 5 जून के मध्य। आपको पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन से तट पर प्रवेश करता है, तो आपका उत्तर होगा मालाबार तट। मालाबार तट कौन से राज्य। केरल राज्य। राज्य का नाम केरल। कि सबसे पहले जो भारत का तटीय भाग है उसका मालाबार तट, केरल राज्य 1 जून से 5 जून के मध्य मानसून प्रवेश करता है। ठीक है। नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखना। 25 मई को मानसून 25 मई को मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। भारत के तटीय भाग पर, भारत के तटीय भाग पर खारे पानी की झीलों को, खारे पानी की झीलों को लैगून कहा जाता है। लैगून कहा जाता है। तटीय भाग पर खारे पानी की झीलों को लैगून कहा जाता है। फिर लिखना एक शब्द एस्चुरी, जवार नदमुख। एस्चुरी, जवार नदमुख। जवार नदमुख एस्चुरी में नोट करो। अनेक धाराओं में विभाजित, अनेक धाराओं में विभाजित नदियों का पानी, नदियों का पानी समुद्र में, समुद्र में एक ही धारा से गिरता है, एक ही धारा से गिरता है। उसे एस्चुरी कहा जाता है। उसे एस्चुरी कहा जाता है। देखो भाई, पढ़ाया क्या आपने, ये पढ़ाया ना, क्या होता है डेल्टा में? शाबाश, नदी आ रही है, समुद्र में गिरने से पहले क्या हो गई? अनेक धाराओं में विभाजित हो गई। इसको तो क्या बोला गया है? डेल्टा। इस तरीके से अनेक धाराओं में विभाजित होकर आ रही है, और जब समुद्र और खाड़ी में गिरने की बारी आई, उस समय क्या हो गई? एक धारा हो गई। पहले अनेक धाराओं में बह रही है, लेकिन खाड़ी और समुद्र में गिरने से पहले एक ही धारा बन गई, सभी की एक जगह मिल गई, तो उसको बोला गया है एस्चुरी। तो कहने का मतलब डेल्टा और एस्चुरी दोनों आपस में विपरीत है। ठीक है, डेल्टा में पानी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, और एस्चुरी में पानी एक जगह हो जाता है। ठीक है, पहले चाहे कितनी भी धारा में बह रही है, लेकिन लास्ट में गिरते समय एक धारा से गिरेगा। ये एस्चुरी है ना, ये जो आपका पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर एस्चुरी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो तट है ये थोड़ा सा ऊंचा है, तो यहाँ से कोई भी धाराएं आ रही है इस तरीके से आ गई, और ये थोड़ा तट ऊंचा होने के कारण पानी पहले क्या हो जाता है? एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा होकर फिर एक धारा में आगे जाता है अरब सागर की तरफ, खंबात की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। कौन से घाट पर? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पूर्वी घाट की तरफ क्या की ढलान है, और ढलान होने के कारण क्या हो जाता है कि पानी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण। तो पूर्वी तट पर तो डेल्टा का निर्माण, और पश्चिमी तट पर एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश
कुल द्वीपों की संख्या 247। नोट कर लो, कुल द्वीपों की संख्या है 247, जिनमें से 43 द्वीप अरब सागर में और 204 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। क्या बता रहा रे? हाँ, देखो भाई, 43 द्वीप है, उनमें से 36 द्वीपों पर अस्तित्व है। 36 द्वीपों का वर्तमान में अस्तित्व है। ठीक है, कुछ द्वीप पानी में डूबने के कगार पर हैं, कुछ द्वीपों पर मानव जीवन निवास नहीं करता है। 36 जो द्वीप हैं वो वर्तमान में अस्तित्व में है। 36 द्वीप गिनती में आते हैं। टोटल 43 द्वीप है, जिनमें से देख लो कितने बच गए, 4 और 3 7। 7 द्वीपों का धीरे 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 क्या हो रहा है, अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कौन से सागर में? अरब सागर में। उधर बंगाल की खाड़ी में 204 छोटे मोटे जो द्वीप हैं, उनके बारे में एक एक करके आप पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दस डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान को, 10 डिग्री चैनल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और रास बिहारी बोस, सॉरी सॉरी सॉरी, रास बिहारी नहीं, वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वीर सावरकर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? हवाई अड्डा स्थित है। नई लाइन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन करके, रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 732 मीटर, 732 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी फुलियर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी फुलियर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का
सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप है। और सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडा द्वीप है। नारकोंडा द्वीप है। सुषुप्त द्वीप नारकोंडा द्वीप है। भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क साउथ बटन है। साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान हैवलॉक राष्ट्रीय उद्यान, हैवलॉक राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लिया नोट। व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके नाम परिवर्तन करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे
अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। जहां से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जहां से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जहां से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर द्वीप, चांदीपुर द्वीप ओडिशा राज्य में स्थित है। चांदीपुर द्वीप ओडिशा राज्य में स्थित है, जहां से कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जहां से कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर ओडिशा में और व्हीलर द्वीप भी ओडिशा में। उसके बाद में यहां पर आंध्र प्रदेश का आता है क्या? उपग्रहों का परीक्षण कहां से किया जाता है भाई? उपग्रहों का परीक्षण बताओ। बेंगलोर से किया जाता है। अभी जो क्या लॉन्च किया गया था, चंद्रयान, कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा कौन से राज्य में है? अब कैसे याद आ गया तुम्हारे वो है? तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे काम करता है? एक साथ नहीं काम करता है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां से उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है, जहां से उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। जारवा, अंडमानीज, निकोबारीज,
जारवा, अंडमानीज, निकोबारीज, ओंग, ओंग। जनजातियां, जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। निवास करती है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, केरल में, केरल में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले मजदूरों के लिए, केरल में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए लक्षद्वीप को बसाया गया था। मजदूरों के लिए लक्षद्वीप को बसाया गया था। तो आपको पूछा जाए कि लक्षद्वीप किनका है, लक्षद्वीप मजदूरों का था भाई। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर कौन राज कर रहे थे, अंग्रेज, अंग्रेज राज कर रहे थे ना। और केरल में क्या था कि काली मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका, काली मिर्च का। तो वो वहां पर काली मिर्च इकट्ठी करवाते थे इन मजदूरों से, और शाम को जहाज में सभी को बैठाकर कहाँ छोड़ देते थे, लक्षद्वीप में। यहीं रहो आप, केरल में मत रहो, केरल में तो हम ही रहेंगे। ठीक है, इतना अत्याचार करते थे अंग्रेज। तो फिर वो वहीं रहने लगे, वहीं पर उनका निवास हो गया। तो उन मजदूरों के लिए, स्पेशली मजदूरों के लिए बसाया गया था लक्षद्वीप को, क्योंकि वो उनके दिन भर तो सारे दिन काम करवाते, उनसे सुबह लेकर आते उनको जहाजों में बैठा कर, सारे दिन काम करवाते केरल में, शाम को वापस लक्षद्वीप में ले जाकर छोड़ देते। ठीक है, तो ये मजदूरों के लिए, स्पेशल मजदूरों के लिए बसाया गया था लक्षद्वीप को। नई लाइन में लिखना, भारत की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, भारत की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप है। भारत की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप है। जो जो मूंगा जीव से बनती है, मूंगा जीव से बनती है। ये भाई पानी में एक जीव निवास करता है, मूंगा जीव। ठीक है, और ये पानी में जीव रहता है। ये जीव, एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में आता है तो आपस में चिपक जाता है, फिर वापस टूटता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में चिपक गया, चिपक गया, और चिपकने के बाद में एक चट्टान का रूप दिखाई देने लग जाता है। किसका, चट्टान का। उसको क्या बोला गया है, परवाल भित्ति। क्या बोला गया है, परवाल भित्ति। कि मूंगा जीव से बनी एक चट्टान क्या कहलाती है, परवाल भित्ति कहलाती है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो लक्षद्वीप है, और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये अरब सागर में स्थित है। आगे लिखना, लक्षद्वीप लक्षद्वीप में
पेटली द्वीप पर पेटली द्वीप पर पीटली अभयारण्य स्थित है। पीटली अभयारण्य स्थित है। अगाती द्वीप पर पेटली द्वीप पर पेटली अभयारण्य स्थित है। अगाती द्वीप पर अगाती हवाई अड्डा स्थित है। अगाती द्वीप पर अगाती हवाई अड्डा स्थित है। अगाती हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा स्थित है। सात टापुओं का शहर सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। मुंबई मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। अरब सागर की रानी अरब सागर की रानी अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। कोची वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोची वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारतीय समुद्री सीमा को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र सीमा संलग्न क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र
सामुद्रिक सीमा क्षेत्र, सीमा संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीन भागों में बांटा गया है। समुद्र में दूरी NM नॉटिकल मील में मापी जाती है। नॉटिकल मील में मापी जाती है। एक NM बराबर 1.852 किलोमीटर। एक NM बराबर 1.852। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर। नोट कर लो। समुद्री सीमा को तीन भागों में बांटा है। सामुद्रिक सीमा, सीमा संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र।
जो सामुद्रिक सीमा होती है वो 12 नॉटिकल मील तक होती है। सीमा संलग्न क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील तक, और अनन्य आर्थिक जो सीमा क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल मील तक। एक नंबर लगाना सामुद्रिक सीमा क्षेत्र। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र में लिखना 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक सीमा क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार देश का होता है। संपूर्ण अधिकार देश का होता है। 2 नंबर लगा के लिखना सीमा संलग्न क्षेत्र इस सीमा क्षेत्र का विस्तार 24 NM तक होता है। 24 NM तक होता है नॉटिकल मील, लेकिन वास्तविक विस्तार इस सीमा क्षेत्र का विस्तार 24 NM तक होता है, लेकिन वास्तविक विस्तार 12 NM तक होता है। लेकिन 12 NM तक होता है। वास्तविक विस्तार कितने NM तक? 12 तक। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार होता है। प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होता है। प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होता है। प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होता है। दो नंबर पे जो सीमा संलग्न क्षेत्र है, इसमें भाई जो सीमा में कोई प्रवेश करेगा उसका शुल्क लेने का अधिकार है, पूरा का पूरा वित्तीय अधिकार है, ठीक है, और प्रदूषण को कंट्रोल करने का अधिकार है। 3 नंबर लगा के लिखना अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र इस सीमा क्षेत्र का विस्तार सीमा क्षेत्र का विस्तार 200 NM तक है। 200 नॉटिकल मील तक है, लेकिन वास्तविक विस्तार
176 नॉटिकल मील तक है, लेकिन वास्तविक विस्तार 176 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में इस सीमा क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान इस सीमा क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार, इस क्षेत्र के संसाधनों का सर्वेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के संसाधनों का सर्वेक्षण इस क्षेत्र के संसाधनों का सर्वेक्षण करने का अधिकार है। सर्वेक्षण करने का अधिकार है। ये भाई जो अपने समुद्र की सीमा है उसके बारे में बताया गया है। इस समुद्र की जो सीमा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक 12 NM है, एक 24 NM और एक 200 NM। 12 NM तो वास्तविक विस्तार है, बिल्कुल वहां तक तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी देश की होती है। उसके बाद में अगला जो आपको बता रखा 24 NM, 24 NM तक अपन क्या कर सकते हैं, सीमा शुल्क, वित्तीय, ठीक है, प्रदूषण कंट्रोल। और 200 NM तक अपन कच्चा द्वीप, वो कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, सर्वेक्षणों का, वो संसाधनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके की ये जो 3 सीमा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास कल। जय हिंद, जय भारत।